नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा करियर ऑफिशियल पे। आज हम लोग डीएनए के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं डीएनए के साइज के बारे में कि डीएनए का साइज कितना होता है, कौन से जीव में डीएनए कितने लेंथ का होता है और उसका लेंथ मेजरमेंट करने का क्या तकनीक है, क्या टेक्निक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए जो होता है इसका लेंथ मेजरमेंट होता है इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का नंबर जो है ना इसके लेंथ को डिसाइड करता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है अभी पीछे वाले क्लास में समझा के आए हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कौन कौन से चीज़ से मिलकर बना होता है, और इसी न्यूक्लियोटाइड से ये डीएनए बने होते हैं। और इसी के बेसिस पे न्यूक्लियोटाइड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग, डीएनए का लेंथ का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, डीएनए का लेंथ का अंदाजा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे के बेसिस पे होता है। और न्यूक्लियोटाइड में होते क्या हैं, अगर ये डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं, ये दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं, तो इसके बीच में ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसके बीच में ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो दोनों स्टैंड को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो दो नाइट्रोजनस बेस है इसको बोलते हैं बेस पेयर। इसको क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं। और डीएनए का लेंथ जब भी हम लोग बताते हैं ना वो नंबर ऑफ बेस पेयर के बेसिस पर बताते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में, वो एग्जाम्पल एक बार बताते हैं। एक है 5x174, ये एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का मतलब समझ में आता होगा, बैक्टीरियोफेज है ये। बैक्टीरियोफेज होता क्या है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। मतलब ये 5x174 जो है ये एक वायरस है, इसमें लगभग 5386 इसमें लगभग 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मतलब कि क्या है कि इसमें 5386 टोटल न्यूक्लियोटाइड है, इसमें बेस पेयर कितना हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड के चेन है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड का चेन है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का चेन है। तो टोटल इसमें 5386 ही न्यूक्लियोटाइड है। मतलब कहने का अर्थ ये कि इसमें बेस पेयर नहीं है, मतलब पेयरिंग नहीं हुआ है, डीएनए का दो स्टैंड पेयरिंग नहीं हुआ है। तो 5x174 जो है इसका जो डीएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें कौन सा डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। किसमें, 5x174 में। और एग्जाम्पल दे रखा है, एक है लैम्बडा वायरस। लैम्बडा वायरस, ये जो लैम्बडा वायरस है इसमें बेस पेयर होता है, इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और इसमें होता कितना है, 48502। इसमें कितना होता है भाई, 48502 बेस पेयर होता है इसमें। जब ये डबल स्टैंडर्ड है तो बेस पेयर बनेगा इस तरह का, ये पहला स्टैंड ये दूसरा स्टैंड, दोनों के बीच में बेस आएगा, इसको बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना बेस पेयर है, टोटल 48502 बेस पेयर है। और ये बेस पेयर के बेसिस पर ही क्या होता है, डीएनए का लेंथ पता चलता है। और आगे चलते हैं तो आगे हम लोग समझते हैं क्या, यूकैरियोटिक्स नहीं, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया में कितना होता है बेस पेयर, 4.6 गुने 10 के पावर 6 बेस पेयर होता है ई कोलाई बैक्टीरिया में। ठीक है, और अगर ह्यूमन सेल का बात करते हैं तो ह्यूमन का जो जीनोम है, जीनोम बोले तो ह्यूमन का जो जीनोम है, जीनोम बोले तो हैप्लॉइड कंटेंट को बोल रहा है, हैप्लॉइड कंटेंट। हैप्लॉइड कंटेंट कहने का मतलब उतना ही डीएनए लेना है 23 क्रोमोजोम भर का, जितना में 23 क्रोमोजोम बनता है उतना ही डीएनए लेना है। तो ह्यूमन का जो 23 क्रोमोजोम बनाने भर का जो डीएनए मतलब हैप्लॉइड कंटेंट है, इसमें टोटल बेस पेयर होता है 3.3 गुने 10 के पावर 9 बेस पेयर। और अगर डिप्लॉइड कंटेंट का बात करते हैं, मतलब टोटल जितना डीएनए होता है 46 क्रोमोजोम बनाने के लिए, उसको डिप्लॉइड कंटेंट कहते हैं। इसमें कितना क्रोमोजोम बनेगा, 46 क्रोमोजोम बनेगा। तो अगर टोटल का बात करते हैं डिप्लॉइड कंटेंट का, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 23 क्रोमोजोम बनाने के लिए जितना डीएनए था 3.3 गुना 10 के पावर 9 बेस पेयर उसमें पाया जा रहा था। अब 46 क्रोमोजोम बनाना है तो इसका डबल पाया जाएगा, मतलब कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। और इसको लेंथ में मेजर किया गया, लेंथ में मेजर करने पे पता चला कि इसका लगभग 2.2 मीटर लेंथ है।
ये जो बेस पेयर है इसको लेंथ में मेजर किया गया तो लेंथ इसका कितना निकल के आया, लगभग 2.2 मीटर। इसको अगर हम फीट में मेजर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 फीट 2.6 इंच के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 फीट 2.6 इंच के बराबर। इतना बड़ा तो हमारा शरीर भी नहीं है भाई। शरीर भी कितना 5, 5.5, 6 फीट के आसपास होता है नॉर्मली। जो जितना सबसे ज़्यादा लंबा जो भी आदमी है, व्यक्ति है, उसका भी हाइट कितना 7 फीट ही होता होगा। 7 फीट से ज़्यादा तो आदमी दिखते नहीं है आजकल। लेकिन इतना लंबा शरीर नहीं होने के बावजूद भी उसमें जो बिलियंस ऑफ सेल्स है, मतलब अरबों खरबों जो सेल से बना हुआ है जो हमारा शरीर है, उस शरीर के सेल के छोटे से न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए पैक्ड है। सोचो किस लेवल का पैकेजिंग होता होगा। तो ये पैकेजिंग है ना डीएनए का, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने आए हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए के बारे में। और उससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए, लेंथ ऑफ डीएनए। तो ये लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ पे खत्म होता है। अब डिस्कवरी ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है डिस्कवरी ऑफ डीएनए में एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर, इनका टाइम था 1869 का। ये फ्रेडरिक मिसर साहब जो हैं, इन्होंने बताया कि डीएनए जो है ना वो एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कहां प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इन्होंने इस डीएनए का नाम दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लियस में चूंकि प्रेजेंट था इसलिए इसका नाम क्या दे दिए, ये न्यूक्लिन नाम दे दिए। और पहली बार इन्होंने ही बताया था कि डीएनए कैसा सब्सटेंस है, कैसे नेचर का है सब्सटेंस, एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है। हालांकि डीएनए के नाम से पता चलता है कि वो एसिड है, बट इसके बारे में सबसे पहला जो इसका नेचर बताए थे वो फ्रेडरिक मिसर साहब हैं। 1869 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इन्होंने उसका नाम, डीएनए का नाम न्यूक्लिन रखा। न्यूक्लियस में पाए जाने की वजह से इन्होंने न्यूक्लियस का नाम क्या रखा, डीएनए का नाम क्या रखा, न्यूक्लिन। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं मॉरिस विल्किंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन। दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है, मॉरिस विल्किंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट हैं जो इनके बाद आए थे, फ्रेडरिक मिसर साहब के बाद आए थे। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के मदद से, क्या बोल रहे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के मदद से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के हेल्प से इन्होंने क्या किया, डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाया। मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं, तो एक्सरे करवाते हैं तो क्या होता है, बॉडी के इंटरनल पार्ट का क्या बन जाता है, एक फिगर बन जाता है। वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो एक्सरे फिल्म होता है, जो एक्सरे पेपर होता है, उस पर क्या बन जाता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी तरह से इन्होंने भी डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया। किसके हेल्प से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड के हेल्प से, ठीक है। बस इन्होंने इतना ही किया था कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से इन्होंने क्या किया, डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया, डीएनए का मॉडल बनाने का प्रयास किया, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ बड़ी फेमस साइंटिस्ट हैं। चारगाफ रूल से इनका फेमस रूल है, चारगाफ रूल। इरविन चारगाफ जो है, इन्होंने बताया कि जो रेशियो होता है एडेनिन और थाइमिन के बीच का, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का, मतलब इरविन चारगाफ साफ करना चाहते हैं कि जो रेशियो है किसका किसका, प्यूरिन और पायरिमिडीन का। प्यूरिन और पायरिमिडीन में कौन आ जाएगा, प्यूरिन में एडेनिन है तो इसके साथ कौन आएगा, पायरिमिडीन में थाइमिन आएगा। प्यूरिन में अगर ग्वानिन है तो इसके अपोजिट में कौन आएगा, साइटोसिन आएगा। तो इनका कहना था कि प्यूरिन और पायरिमिडीन का जो रेशियो है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। रेशियो बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
मतलब अगर हम एडेनिन और थाइमिन का रेशियो देखते हैं तो वो ग्वानिन और साइटोसिन के रेशियो के बराबर होता है और हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम प्यूरिन को ऐड कर दें, उसका रेशियो पायरिमिडीन को ऐड करके निकालें तो इसका भी रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है और वो भी कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे दिख रहा है ऊपर क्या है, एडेनिन है, नीचे क्या है, थाइमिन है। प्यूरिन और पायरिमिडीन, एडेनिन और थाइमिन का रेशियो, ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो, ये दोनों कांस्टेंट है और किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन को ऐड किए, मतलब प्यूरिन को ऊपर रखे और पायरिमिडीन को नीचे रखे, तो ये भी रेशियो कितने के बराबर है, 1 के बराबर होता है। और ये चीज़ इन्होंने एक रूल दिया जिसको चारगाफ रूल कहते हैं। चारगाफ रूल, चारगाफ इरविन चारगाफ साहब ने ही दिया था, जिसको चारगाफ रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। इस रूल के तहत हम लोग जानते हैं ये कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये आपस में जुड़ेंगे। इसके बाद साइंटिस्ट आए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इनका नाम आप लोग सुने भी होंगे। क्या नाम है साइंटिस्ट का, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इनका नाम आप लोग सुने भी होंगे। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है इन्होंने ही दिया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। बट ये भाई साहब जो है ना, पीछे जो मॉरिस विल्किन साहब थे, उनका जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो था उसको क्या किए, ये कॉपी किए। ये किसके हेल्प से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के हेल्प से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के हेल्प से इन्होंने एक बड़ा ही सिंपल बट फेमस, ऐसा ही लिखा हुआ है वर्ड एनसीईआरटी में, सिंपल बट फेमस, मतलब डीएनए को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया लेकिन वो सबसे फेमस हुआ। ठीक है, मतलब डीएनए का जो इन्होंने मॉडल दिया था वो सिंपल था लेकिन सबसे फेमस था, सिंपल बट फेमस डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया इन्होंने। तो ये चीज याद रखना है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था, ये दिया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने मिलकर। ठीक है, फिर बाद में फ्रांसिस क्रिक साहब एक थ्योरी भी दिए। क्या दिए, इन्होंने एक थ्योरी भी बताया, एक थ्योरी दिया इन्होंने, जिस थ्योरी का नाम है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। थ्योरी का नाम है द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये थ्योरी है फ्रांसिस क्रिक साहब का। वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर क्या दिया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से एक सिंपल बट फेमस मॉडल दिया डीएनए का, जिसको बोलते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पिछले क्लास में दिखाए थे। और इन्हीं में से एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया जिसका नाम है द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस थ्योरी के हिसाब से ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये थ्योरी कहता क्या है, द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस थ्योरी में इन्होंने बताया क्या, इस थ्योरी की हेल्प से ये बताना चाह रहे थे डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से आगे फॉरवर्ड होता है, डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है वो इंफॉर्मेशन आगे किस तरह से फॉरवर्ड होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने बताया कि डीएनए जो है अपना इंफॉर्मेशन पहले आरएनए में ट्रांसफर करता है, फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाता है। इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। लेकिन डीएनए पहला अपना इंफॉर्मेशन कॉपी करता है। डीएनए जो है, डीएनए के अंदर जो भी चीज़ है वो पहले क्या करता है, अपने आप को कॉपी करता है। तो डीएनए का सबसे पहले कॉपी होगा, फिर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से डीएनए जब बनता है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के सहारे डीएनए का इंफॉर्मेशन है वो आगे फॉरवर्ड होता है, आगे ट्रांसफर होता है।
और ये प्रोटीन हम लोग को पता होना चाहिए कि यही प्रोटीन जो है इस कैरेक्टर को डिफाइन करता है। हमारे बॉडी का जितना भी कैरेक्टर है वो किससे डिफाइन होता है? प्रोटीन से ही डिफाइन होता है। प्रोटीन में इंफॉर्मेशन आया कहाँ से? आरएनए से। आरएनए में इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रांसफर हुआ? डीएनए से। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन किसी किसी केस में आरएनए से भी डीएनए बन जाता है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो पहले क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन बनाते हैं। तो मतलब वहाँ पे रिवर्स होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थ्योरी, जो फ्रांसिस क्रिक साहब के द्वारा दिया गया था। बाकी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में, अगले क्लास में पढ़ेंगे।